वेलकम टू क्राइम स्टोरी, दिस इज मीरब जीशान। व्यूअर्स, अक्सर औकात जब आप घर से निकलते हैं तो कभी आपके माइंड में ये ख्याल नहीं आया होगा कि अचानक से आप पर कोई अटैक कर दे। आपके माइंड में एक सेफ जोन होता है कि आप घर से जा रहे हैं, आप सेफली वापस आएंगे। लेकिन इसी किस्म का एक वाकया पेश आया कि तकरीबन 27 ख्वातीन को इसी तरह से अचानक मार दिया गया है। आखिर इसके पीछे कौन है, कौन इतनी नफरत भरे माइंड सेट से घर से निकलता है, इस हवाले से बात करते हैं। नाज़रीन, स्टोरी रिपोर्ट की है जहांगीर खान ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जहांगीर साहब, क्या वाकया पेश आया है? कौन शख्स है जिसके माइंड में इतनी नफरत है कि वो आए दिन एक से बढ़ के एक 27 ख्वातीन का मर्डर कर गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीरब, सबसे पहले मैं ये यहाँ पे वजाहत करना चाहूँगा कि ये वाकया हाल ही में पेश नहीं आया, लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख का, पाकिस्तान के क्राइम की तारीख का एक बड़ा हौलनाक वाकया इसको कहा जा सकता है। और इस सीरियल किलर को वाहिद किलर कंसिडर किया जा सकता है जिसने 27 खवातीन को कत्ल किया और 20 खवातीन को कत्ल करने के बाद ये गिरफ्तार हुआ, लेकिन दोबारा से बाहर आ गया, रिहा हो गया और फिर बाहर आकर इसने मजीद 7 औरतों को कत्ल किया। ये पाकिस्तान का वो वाहिद सीरियल किलर होगा जिसको इतना मार्जिन मिला कि इसने 27 औरतों को कत्ल किया, और कत्ल करने की भी कोई बड़ी वजह पुलिस की तफ्तीश में सामने नहीं आ सकी। लेकिन जहांगीर खान साहब, 20 ख्वातीन को मारने के बाद रिहाई कैसे मिल गई उसे? इसके लिए हमें 2010 में जाना पड़ेगा। 2010 का ये वाकया है। सियालकोट में खवातीन के कत्ल की मुसलसल वारदातें रिपोर्ट हो रही थी। उन वारदातों में पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो उन तमाम वारदातों में मुमासलत थी। तरीका वारदात एक जैसा था कि तमाम औरतों को सर में ईंट मारकर कत्ल किया जाता था, और उनके जो वैल्यूएबल्स हैं, उनके पास चंद ही रुपए होते थे, 500-600 रुपया उनके पास होता था, जो कि छीन लिया जाता था। और जो किलर था उसका तरीका वारदात को मुमासलत रखता था। इसी वजह से ये डिक्लेयर किया गया इन्वेस्टिगेशन में कि ये कोई एक कातिल है, ये सीरियल किलिंग है जिसमें एक ही शख्स ने इन तमाम खवातीन को कत्ल किया है। तो पुलिस की तफ्तीश अभी कंटिन्यू थी कि वारदातें भी साथ साथ चलती जा रही थी। चलते चलते एक से शुरू होकर 2, 3, 4, 5 और 20 तक खवातीन को कत्ल किया गया। जो कत्ल होने वाली खवातीन थी उनके उम्रें जो है वो तकरीबन एक जैसी थी। ये सारी मैं आपको सिमिलैरिटीज या रिजेम्बलेंसेस बता रहा हूँ। वारदातों में जो मुमासलत है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि एक तो तरीका वारदात एक जैसा था। उन तमाम खवातीन की उम्रें जो है एज ग्रुप तकरीबन 40 से 55 साल के दरमियान तक का था। अच्छा। और तमाम खवातीन जो कि कत्ल हुई वो लोअर मिडिल क्लास से उनका ताल्लुक था, कोई मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास से उनका ताल्लुक नहीं था। यानी कहा जा सकता है कि वो औरतें थी जो बाजारों में सफेद पोश या मेहनत मजदूरी की तलाश में बाहर निकलती थी, या जिनको ये कोई आस होती थी कि आज उनको कोई काम मिल जाएगा। अच्छा। कत्ल होने वाली तमाम औरतों का ताल्लुक एक ही क्लास से था। तो जब इस बात को डिफाइन कर लिया गया इन्वेस्टिगेशन में कि सियालकोट में होने वाली खवातीन के कत्ल की वारदातें कोई सीरियल किलर कर रहा है, तो फिर पुलिस ने इस पहलू पर तफ्तीश की, और तफ्तीश करते करते पुलिस अल्टीमेटली एक ऐसे शख्स तक पहुंची जो कि देखने में बिल्कुल बारेश था। सफेद दाढ़ी थी उसकी, सर पर टोपी पहनता था, शलवार कमीज पहनता था, और देखने में बिल्कुल एक भला मानस और शरीफ आदमी मालूम होता था। अच्छा। लेकिन ये शरीफ आदमी एक सीरियल किलर था। इसका नाम मोहम्मद यूसुफ था, और इसने सियालकोट में 20 औरतों को कत्ल कर दिया था। जब इसको इन्वेस्टिगेट किया गया तो मालूम पड़ा कि ये सिर्फ और सिर्फ उन खवातीन को इसलिए कत्ल करता है कि अपने घर का चूल्हा जला सके। उन खवातीन से जो 400-500 रुपया उन्होंने एक दिन में कमाया होता था, या कोई काम करना होता था, कोई सामान लेना होता था, वो उनसे स्नैच करता था, छीनता था, और उनको ये लेकर किस तरह जाता था, ये बड़ा ही अहम बात है। ये अचानक से उन पर धावा बोलकर उनको कत्ल नहीं करता था। ये सीरियल किलर उन औरतों के साथ जाके अपने गेटअप की वजह से एतमाद बिल्ड करता था। उनको बताता था कि मेरे बहुत से फैक्ट्री मालकान ऐसे जानने वाले हैं जो कि बड़े खुदा तरस हैं और बेसहारा और बेआसरा औरतों को काम दे देते हैं, जॉब दे देते हैं, आपका सिलसिला मुआश जो है वो अच्छी तरह से चल जाएगा। तो चूंकि इसका गेटअप ऐसा था कि देखने में ये कोई किसी मस्जिद का मतवल्ली या देखने में बड़ा कोई नेक आदमी लगता था, तो जो खवातीन थी वो इस पर ट्रस्ट कर लेती थी, एतमाद कर लेती थी कि बुजुर्ग आदमी है, इसके साथ चलना चाहिए, हो सकता है कोई काम मिल जाए। तो जब कोई खातून इसके साथ चल पड़ती थी तो किसी और वीराने में ले जाकर ये खातून से टॉर्चर करता था उसको। उसके पास जो नकदी थी, जो अमाउंट होती थी, वो स्नैच करता था, छीनता था, और फिर फाइनली जो इसका तरीका वारदात था कि ईंट मारता था सर पे और वार करके उसको कत्ल कर देता था। क्या कोई जिनसी ज्यादती भी करता था? जिनसी ज्यादती ये नहीं करता था, गो के ये गैर शादीशुदा था। इस उम्र में भी ये गैर शादीशुदा था, जिनसी ज्यादती नहीं करता था। सिर्फ 500-600 रुपए छीनने के लिए इस शख्स ने 20 औरतों का कत्ल सियालकोट में किया। और मैं फिर रिपीट करता हूं कि जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ऐसा सीरियल किलर अपने कैरियर में नहीं देखा, और जो मैंने पास्ट क्राइम
स्टडी किया है उसमें भी मैंने ऐसा सीरियल किलर नहीं देखा जो कि 20 औरतों को सियालकोट में एक ही तरीका वारदात के अंडर, एक ही तरीका वारदात के तहत सिर्फ 500-600 रुपये छीनने के लिए कत्ल कर दे और उसका गेटअप ऐसा हो। जब इसको इन्वेस्टिगेट किया गया तो मजीद बातें सामने आई कि ये कुछ अर्सा बैरून मुल्क भी रहकर आ चुका है और कोई ख़ास वजह इसके पास कत्ल करने की इन औरतों को नहीं थी। मुमकिन है कि इसने वहां पर भी कोई इस तरह के कत्ल किए हों। बिल्कुल, लेकिन बैरून मुल्क की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है क्योंकि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का जो सिस्टम है वो बड़ा फाल है और अगर कोई ऐसा कर भी ले तो बहुत जल्दी वो ट्रेस हो जाता है, 20 तक नौबत नहीं जाती। 20 तक नौबत जो है वो हमारे यहाँ गई, लेकिन इसको पुलिस ने फिर गिरफ्तार कर लिया और 2010 में इसकी गिरफ्तारी जो है वो जाहिर की गई। उस वक्त जो ऑफिसर थे उन्होंने बताया कि ये एक सीरियल किलर है जिसने खवातीन को कत्ल किया और मामला जो है वो सारे एविडेंसेस के साथ कोर्ट में चला गया। 2010 में इसको एक लोअर कोर्ट ने सजाए मौत सुना दी, सजाए मौत सुना दी गई और मामला जो है या मीडिया की नज़र इससे हट गई क्योंकि डेथ सेंटेंस जो है उसको दे दी गई है। अब उसको इम्प्लीमेंट होगा तो देखी जाएगी। और यहाँ पे ट्रेंड ऐसे है कि कोई बड़ी खबर आ जाए तो छोटी खबरें जो है वो दबना शुरू हो जाती है। कोई बड़ा इशू आ जाए तो डिस्कशंस का टॉपिक जो है वो टॉपिक ऑफ द डिस्कशन जो है वो उस तरफ डाइवर्ट हो जाता है। तो ये मामला भी कहीं दब गया। तो किसी के भी नोटिस में ये बात या किसी ने नोटिस नहीं किया, किसी ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया कि क्या उसको सजाए मौत पे इम्प्लीमेंट हो गया या क्या हुआ। ठीक 6 या 7 साल बाद गुजरांवाला में दोबारा से खवातीन की सीरियल किलिंग स्टार्ट हो गई। 6 खवातीन को गुजरांवाला में कत्ल किया गया और इसी तरीका वारदात के तहत इन तमाम औरतों का कत्ल किया गया। अच्छा, उस वक्त जो ऑफिसर थे इशफाक अहमद साहब, DIG थे, अभी वो उस वक्त शायद CPO थे गुजरांवाला में। उन्होंने चूंकि ये सारा स्टडी किया हुआ था कि सीरियल किलिंग्स कहाँ कहाँ पे किस किस तरह से हुई हैं, तो पैटर्न क्या है, तरीका वारदात क्या है, तो उनके सामने सियालकोट की केस स्टडी आ गई। सियालकोट में जिस तरह से खवातीन को कत्ल किया गया था, जिस एज ग्रुप की खवातीन को कत्ल किया गया था, जिस क्लास की खवातीन को कत्ल किया गया था, सेम वही पैटर्न अब गुजरांवाला में जो है वो अपनाया जा रहा था। और गुजरांवाला में 6 औरतें भी कत्ल हो चुकी थी जिनका ताल्लुक लोअर मिडिल क्लास से था, जो कि अमूमी तौर पर बस स्टैंड्स पे जाके बैठती थी, काम धंधे की तलाश में दिन भर सड़कों पे फिरती थी। उनको कत्ल किया गया था और ईंट मार के वीराने में ले जाकर कत्ल किया गया था। जो उनके पास अमाउंट थी वो उनसे स्नैच की गई थी। तो सबसे पहला शक उनका इस पे गया कि यूसुफ कहाँ है। तो जब ये पता किया गया कि यूसुफ कहाँ है तो यूसुफ उस वक्त जेल से बाहर आ चुका था। 20 औरतों का कातिल जेल से बाहर आ चुका था और गुजरांवाला में दोबारा से सीरियल किलिंग्स जो है वो शुरू हो चुकी थी। आजादाना तरीके से सीरियल किलिंग शुरू हो चुकी थी। और इसमें इस शख्स का जो तरीका वारदात में एक और बात का एडिशन किया गया कि ये खवातीन को या अपने टारगेट को हासिल करने के लिए, किसी खातून को आइडेंटिफाई करने के लिए रैकी करता था। यानी ये किसी बस स्टेशन में जाता था, बस अड्डे पर जाता था, रेलवे स्टेशन जाता था, किसी मार्केट में जाता था, रैकी करता था कि कोई खातून यहाँ पर कितने दिन से आ रही है, क्या उसका यहाँ पर रोज़ खाना मामूल है, कितना वक्त वो यहाँ पे गुजारती है, उसकी माली कंडीशन क्या होगी। इसकी ऑब्जर्वेशन बड़ी स्ट्रांग थी। ये देखता था कि इस खातून की माली पोजीशन क्या होगी, ये मजबूर है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है, इसके पास चंद पैसे भी होंगे, ये खाना भी खाती है। ये सारी बातें वो नोटिस करके फिर हिट करता था उस खातून को, उसके पास जाता था और उसको कहता था कि मेरे पास जॉब्स हैं, मेरे जानने वाले हैं, नौकरी लगवा देंगे। और बड़ी एक हैरानकुन बात है कि जिस तरीका वारदात के तहत इसने 20 औरतों को सियालकोट में कत्ल किया, उसने अपना तरीका वारदात भी तब्दील नहीं किया, लेकिन अपना एरिया जो है वो उसने तब्दील कर लिया था। अमूमी तौर पे सीरियल किलर्स अपना एरिया तब्दील नहीं करते, लेकिन क्योंकि वहां पे ये अरेस्ट हो चुका था 20 वारदातों के बाद, तो अब फिर इसने सोचा कि शायद अब यहाँ पे दाल गलने वाली नहीं है तो शहर बदला जाए, कर दिया जाए और सब्ज ख्वाब कहते हैं ना उसको, कि दिखा के लोगों को दिखाया जाए। हाँ, सब्ज बाग दिखाकर जो है वो उसके बाद उनको थ्रेट किया जाए। और उसके बाद जहांगीर खान साहब, इसमें एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगी कि मेरा नहीं ख्याल है कि ये सिर्फ पैसों के लिए ही करता था। यकीनन जो भी सीरियल किलर होता है उसकी अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या ज़रूर पेश आया होता है जिसको वो आगे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता है। उसके लिए देखें कि बिल्कुल ऐसे हैं जो सीरियल किलर्स जो केस स्टडीज़ हमने देखे हैं, उसमें तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं कि कोई एक स्पेसिफिक रीज़न उसके पास होती है, एक जवाब होता है जो कि काबिल कबूल गो के नहीं होता, लेकिन एक जवाब होता है कि मैंने इसलिए ये कत्ल किए, मैं ये चाहता था। लेकिन इसके पास सिवाय 500 या 600 रुपए छीनने के और कोई जवाब नहीं था। लेकिन वो शायद उसको शायद उस केस को स्टडी नहीं किया गया, उस कैरेक्टर को, उसकी साइकोलॉजी को, उसकी क्रिमिनल साइकोलॉजी को स्टडी नहीं किया गया। लेकिन अब भी उसमें तफ्तीश में ये भी बात सामने आई कि अब तक ये 26 खवातीन कत्ल हो चुकी हैं। 27वीं औरत को उसने
गुजरात में कत्ल किया था। यानी गुजरांवाला आने से पहले सियालकोट से गुजरात, वहां पे एक औरत को कत्ल किया और फिर गुजरांवाला में 6 कत्ल आके इसने किए। यकीनन कोई इसके जहन के साथ मसला होगा और Obviously, इसको अपने टारगेट को हासिल करने के लिए ये इतना उसके अंदर इन्वॉल्व था कि इसने कोई और कारोबार, कोई और काम करने का सोचा ही नहीं, बल्कि बस ये सोचा कि मैं कत्ल करूं और हाँ अपना रोजी रोटी थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए चंद पैसे जो मिले और रोज का इसका गुजारा जो है वो कोई ना कोई वाकया इसके अपनी जिंदगी में होगा जो इसके साथ लिंक होगा। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ा है कि हमारी इंतजामिया, हमारी पुलिस जहाँ इतने काम करती है, इतने ज़बरदस्त किस्म के पुलिस स्टेशंस बन रहे हैं, इतना काम हो रहा है, वहाँ पर कैसे पॉसिबल है कि जेल की प्रेमिसेस के अंदर से कोई शख्स जिसने 20 ख्वातीन को कत्ल किया हो वो पहले तो रिहा हो जाए, रिहा होने के बाद वो अपना इलाका बदल ले और अगेन 7 मुसलसल कत्ल वो कर रहा है और 7वें कत्ल के बाद आपको अंदाज़ा हो रहा है कि शायद ये वही शख्स है जो वहाँ पर था और आप पूछ रहे हैं कि वो कहाँ गया है। अब वो मैं बताता हूँ कि पुलिस ने, आपने कहा ना कि अच्छा काम, इतने अच्छे काम किया, ये नहीं कर सकती, तो पुलिस ने अच्छा काम बाद में कर दिया था। हम उसमें ये हुआ कि लेकिन जो 27 ख्वातीन जो गई वो तो ऑब्वियसली वापस नहीं आ सकती, लेकिन बहुत सारी ख्वातीन को आगे सेव कर लिया गया। वो जो 27 ख्वातीन का नुकसान हुआ, नुकसान का तो अजाला किसी सूरत नहीं किया जा सकता। तो फिर इसको ये किया गया, जब ये क्लियर हो गया कि ये यूसुफ ही है, हाँ, तो फिर पुलिस ने जो एज पर पुलिस स्टेटमेंट मैं पहले बताऊंगा कि पुलिस का ये फिर दावा था, गुजरांवाला पुलिस का, सीआईए को ये केस सौंप दिया गया, इन्वेस्टिगेशन सीआईए के सुपुर्द कर दी गई। सीआईए का फिर ये क्लेम था कि एक रात हमने नाकाबंदी की और एक स्नैच हुई मोटरसाइकिल को हम तलाश कर रहे थे कि 2 शख्स मोटरसाइकिल पर सवार वहां पर आए, उनको हमने रोका तो उन्होंने फायरिंग कर दी। जब हमने क्रॉस फायर किया, ये फिर मैं कह रहा हूँ कि एज पर पुलिस स्टेटमेंट है जो मैं बता रहा हूँ, ये पुलिस का स्टेटमेंट था। जब हमने क्रॉस फायर किया तो एक शख्स उनमें से गिर गया और दूसरा फरार हो गया। जब हम वहां पर पहुंचे तो वो जो गिरने वाला शख्स था वो यूसुफ था, जो कि 27 ख्वातीन का सीरियल किलर था, जो कातिल था, जिसने 27 औरतों का कत्ल किया था। उसका मुबैना पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। अच्छा, यानी कि मैं अब अगर कंक्लूजन की तरफ आऊं तो यूसुफ बकौल पुलिस के इस वक्त कत्ल हो चुका है, यानी कि मारा जा चुका है, वो सीरियल किलर मारा जा चुका है। लेकिन जो इनसाइडर है वो मुख्तलिफ होते हैं, जो ऐसे केसेस के इनसाइडर मुख्तलिफ होते हैं। उसमें ये भी होता है कि ऐसा कोई भी इकदाम करने से पहले, कदम उठाने से पहले पुलिस ये तसल्ली करती है या कोई भी इन्वेस्टिगेटर है वो ये तसल्ली करता है कि जिस शख्स को मारा जा रहा है या जो शख्स मारा जाएगा मुकाबले में, क्या वाकई वो इन 27 ख्वातीन का कातिल था या नहीं था। ये एक बड़ा अहम सवाल है। इसमें पुलिस का फिर ये क्लेम था कि हमने जब सियालकोट में इसको गिरफ्तार किया तो इस फोरेंसिक एविडेंसेस सारे मैच किए तो यही वो शख्स था जिसने 20 औरतों को कत्ल किया था। शवाहिद इस बात को साबित करते थे, लेकिन फिर वो शवाहिद कोर्ट में इसको सजा क्यों नहीं दिलवा सके, ये सवाल अपनी जगह पर बाकी है। कोर्ट में वो फिर सवाल ये है कि कोर्ट में उन शवाहिद की बिना पर इसकी सजाए मौत बरकरार क्यों नहीं रह सकी, इसको माफी क्यों मिल गई। अब अगर ये सवाल आप किसी वकील से या प्रोसिक्यूटर से पूछेंगे तो वो कहेगा कि तफ्तीश जो है वो कमजोर थी, एविडेंसेस नाकाफी थे, इसलिए कोर्ट क्या करे जब शवाहिद ही नहीं, तो कोर्ट एविडेंस पे चलता है। ये भी हो सकता है कि किसी ने ये मेंशन कर दिया हो कि शायद वो ज़हनी तौर पर कमजोर था, ज़हनी तौर पर कमजोर भी हो तो इतना शॉर्ट टाइम नहीं है उसके जेल से बाहर आ जाने का। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर इतना मुख्तर टाइम में फिर भी वो जेल से बाहर नहीं आता, वो पागल खाने चला जाता। अच्छा, प्रॉपर उसकी यानी रिहाई हुई है, रिहाई हुई होगी, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ। ये जो है ये इस पे रिसर्च की जरूरत है, इस पे काम की जरूरत है कि ये बाहर कैसे आ गया। ये सवाल करने से भाग गया होगा, नहीं भागा नहीं होगा, इसको रिलीफ मिला होगा। बहुत ही कंफ्यूजिंग, बहुत ही फिर जब इसने 7 औरतों को मजीद कत्ल किया और इसका एनकाउंटर हो गया तो उस पे फिर एक ऑफिसर से मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये साबित हुआ था पहले कि 7 औरतों को गुजरांवाला में 6 और गुजरात में 1 औरत को भी यूसुफ ने ही कत्ल किया। तरीका, एज ग्रुप, हर चीज तो ऑलमोस्ट सब कुछ मैच था और भी एविडेंसेस बहुत सारे थे, लेकिन वो मुकाबले में, मुबैना मुकाबले में मारा गया। एक सीरियल किलर, ये केस स्टडी है बहुत बड़ी क्रिमिनोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए और जो सोशियोलॉजी पढ़ते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए, जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं उनके लिए, जो क्राइम को स्टडी करते हैं उनके लिए, कि एक ऐसा सीरियल किलर जिसने 20 औरतों का कत्ल किया वो गिरफ्तार हो गया, गिरफ्तार होकर बाहर आया, बाहर आके फिर 7 औरतों का। अब फिर मेरा यहाँ पे एक सवाल है जी कि वो शख्स मारा तो पुलिस मुकाबले में गया, उसको ट्रेस तो किया ही नहीं गया 7 कत्ल के बावजूद। अब मैं वही तो आपको इनसाइडर बता रहा हूँ कि मारा जाने से पहले वो ट्रेस हो गया, हो सकता है वो गिरफ्तार हो चुका हो। बहुत कंफ्यूजिंग बात है, बहुत हो सकता है कि वो गिरफ्तार हो चुका, क्योंकि मुबैना पुलिस मुकाबले का वर्ड यूज कर रहे हैं। पुलिस मुकाबला डायरेक्ट मैं नहीं कह रहा, मुबैना यानी जो बयान किया गया है कि ये पुलिस मुकाबला हुआ था।
इनसाइडर कुछ और हो सकता है। है जो भी है, इस बात से ये जाहिर होता है, अगर हमें क्लियरली एक एक बात डिटेल से बताई जाए, क्योंकि हम लोग, हमारा क्राइम शो करने का मकसद ये होता है कि हम लोग अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, और अगर इतनी कन्फ्यूजन के साथ हम तक भी पुलिस की जानिब से कोई ऑथेंटिक चीज़ नहीं आ रही है, तो उससे साबित होता है कि शायद हमारा इंतज़ामिया कमज़ोर है। और इसमें जो बड़ी सबक आमूज बात है वो ये है कि कोई भी खातून, कोई भी अगर किसी के हालात अल्लाह ताला अब सबके लिए आसानी करें, कोई ऐसे हैं तो वो किसी भी अजनबी पे, किसी स्ट्रेंजर पे ट्रस्ट ना करें, एतबार ना करें। ये इस बात में आके किसी का गेटअप देख के कि वो बारिश है, वो नमाजी लगता है, वो बड़ा शरीफ शख्स लगता है, भला मानस इंसान लगता है, तो उसकी बात पे एतबार कर लिया जाए। आज के दौर में आप अपने किसी क्लोज रिलेशन पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। कब किसी के दिमाग में क्या बात चल रही है ये आप नहीं जानते। तो अब 27 औरतों ने इस शख्स पे, सीरियल किलर पे एतबार किया था। उन 27 औरतों की उनका गुनाह या उनका जो कह लें गलती ये थी कि उन्होंने एक अजनबी पे एतबार कर लिया। मजबूरियों को इतना अपने आड़े ना आने दें कि आप किसी पर भी भरोसा कर बैठें। और वैसे एक कहावत है कि ज़रूरत से ज़्यादा नेक नज़र आने वाले लोग अमूमी तौर पर नेक नहीं होते हैं। जहांगीर साहब का बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी थी आपके साथ जाहिर करनी। और आप आइंदा के लिए, मेरी हर ख्वातीन, हर बच्चे, हर शख्स से ये रिक्वेस्ट है कि कोई भी अपने इर्द गिर्द कोई अनजान शख्स, अजनबी शख्स अगर आपके पास आता है तो उस पर भरोसा मत करें। अपने दिमाग के तमाम जो ताले बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उनको खोल के रखें और अवेयरनेस अपने माइंड में बहुत ज़्यादा रखें, ताकि आप लोग हर जुर्म से बच सकें, हर एक क्राइम से बच सकें और अपना ख्याल खुद रख सकें सबसे पहले। बाद में सेफ्टी पर्पसेस और पुलिस आती है, सबसे पहले खुद अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मुझे इजाज़त दीजिए, जहांगीर खान साहब को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।